नमस्कार। संस्कृत मंदाकिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का अचसंधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अचसंधि प्रकरण में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः क्रिया योगे ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है? उपसर्गाः अर्थात उपसर्ग संज्ञा, ये सूत्र उपसर्ग संज्ञा का विधान करता है। अब उपसर्ग संज्ञा होती किसकी है, कैसी स्थिति में उपसर्ग संज्ञा होती है, उसके लिए सूत्र को देखते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया योगे अर्थात क्रिया के योग में। क्रिया योगे ये सप्तम्यंत पद है। क्रिया योगे क्या है? सप्तम्यंत पद है। उपसर्गाः प्रथमा का बहुवचनांत है। तो उपसर्गाः प्रथमा का बहुवचनांत है, क्रिया योगे सप्तम्यंत पद है। तो और समस्त सूत्र में दो पद हैं। क्रिया योगे क्रियया योगः क्रिया योगः तस्मिन् क्रिया योगे, इस प्रकार से यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। तो क्रियया योगः क्रिया योगा तस्मिन् क्रिया योगे, इस प्रकार से तृतीया तत्पुरुष समास यहां पर होता है। यह सूत्र कहता है कि प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः अर्थात प्रादयः मतलब प्रादियों की, प्रादयः मतलब प्रादियों की, क्रिया योगे अर्थात क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा स्युः मतलब होती है। तो प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होते। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग एक नाम है कि भाई ये जो प्रादि हैं ये उपसर्ग के नाम से जाने जाएंगे, मतलब इनका नाम उपसर्ग है कि ये उपसर्ग है। तो प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञासु, यहां पर जो प्रादयः, तो प्रा शब्द आदिर येषाम ते प्रादयः, यहां पर इसका जो समास बनेगा प्रादय का, प्रा शब्द आदिर येषाम, प्रा शब्द आदि में है, येषाम मतलब जिसके, तो प्रा शब्द आदि में है जिसके, ऐसे कौन है? प्रादि। और उन प्रादियों की क्रिया के योग में, क्रिया का मतलब होता है धातु, क्रिया मतलब धातु अर्थात धातुओं के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो प्रा शब्द आदि येषाम ते प्रादयः तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास यहां पर हुआ है। तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास प्रादयः में हुआ है। प्रा शब्द के बाद आदि शब्द है, आदि से और भी उपसर्ग हैं, अर्थात 22 उपसर्ग हैं। जो प्रादि हैं, प्रादियों की संख्या कितनी है? 22, ये याद रखना। तो प्रा शब्द आदि येषाम ते प्रादयः तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है, और उनकी क्रिया योगे अर्थात क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो ये जो क्रिया योग है, ये क्रिया योग है क्या? तो क्रिया का मतलब होता है धातु। क्रिया मतलब क्या है? धातु, अर्थात प्रादियों की क्रिया धातु के योग में, अर्थात वो जब धातु के साथ युक्त होंगे तब वो उपसर्ग के नाम से जाने जाएंगे। और ये जो उपसर्ग होते हैं ये हमेशा धातु के पहले लगते हैं। ते प्राग धातु एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा इसका विधान होता है। तो ये प्रादि हैं कौन कौन से? तो प्रादि आप देखना लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में इसी सूत्र में, प्रपरा अपसम अनुव निष्निर दुष्दुर वी आंगनी अधि अपयति सु उत अभिप्रति परि उप एते प्रादियः, ये प्रादि हैं, 22 प्रादि होती हैं। इसमें प्रा परा अपसम अनुव निष्निर दुष्दुर, ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रादियों की संख्या देखी जाती है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मतलब लिखा ही हुआ है, पुस्तक में है, तो पुस्तक सामने रख लेना और वहां देख लेना। यहां पर ये जो प्रादि हैं, प्रपरा अपसम अनुव, ये जो प्रादि हैं ये क्या है कि इनका स्वतंत्र अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रादियों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये जब धातु के साथ जब युक्त होते हैं तब ये उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये स्वतंत्र अर्थ ना होने के कारण ये क्या है कि धातु के वाचक नहीं है, बल्कि क्या है? अर्थ के वाचक नहीं है, बल्कि अर्थ के द्योतक हैं। तो उपसर्ग अर्थ के वाचक नहीं होते बल्कि अर्थ के द्योतक होते हैं, अर्थात जब ये धातु के साथ जुड़ते हैं तब ये किसी अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थ का द्योतन कराते हैं। तो इतना ये समझ में आ गया कि प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। यद्यपि इनकी निपात संज्ञा भी होती है, स्वतंत्र रूप में प्रादियों की निपात संज्ञा भी होती है। इनकी यदि स्वतंत्र रूप में बात करें, प्रादियों की स्वतंत्र रूप में निपात संज्ञा
भी होती है, और इनकी एक सूत्र है गतिश्च। गतिश्च, इस सूत्र के द्वारा इनकी गति संज्ञा भी होती है। तो ये संज्ञाएं याद रखना प्रादियों की, निपात संज्ञा और गति संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं होती हैं। तो प्रादियों की स्वतंत्र रूप में निपात संज्ञा और गतिष्ठ सूत्र के द्वारा गति संज्ञा भी होती है। ये इस प्रकार से इसको याद रखना है। लेकिन जब ये क्रिया के साथ युक्त होंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, उपसर्ग संज्ञा। इसके बाद ये सूत्र इतना ही है। इसके बाद एक सूत्र आता है भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। भूवादयो धातवः, ये सूत्र क्या कहता है कि क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः, अर्थात क्रियावाचिनो, क्रियावाचिनो से कहने से क्या होता है, क्रिया के जो वाची, क्रिया के जो वाची होते हैं, क्रिया के वाची कौन, भू आदि। भू आदि से भू धातु लेना है। भू धातु, उसके बाद पठ धातु, गम धातु, जितनी भी धातुएं हैं, तो भ्वादयों के द्वारा जो धातु हैं भू आदि, आदि मतलब उसके बाद जितनी भी धातु हैं, तो क्रियावाचिनो, क्रिया के वाचन में, क्रिया के वाचक जो भू आदि हैं, वो भू आदि किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो धातु संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। इस सूत्र के द्वारा हमको यह पता चलता है कि भू आदि धातु संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात इनको धातु कहते हैं। ये सूत्र इस चीज का विधान करता है कि क्रियावाची जो भू आदि है वो धातु संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये इस सूत्र का अर्थ है कि क्रियावाची जो भू आदि हैं उनकी धातु संज्ञा होती है, अर्थात भू को धातु कहते हैं, पट को धातु कहते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र कहता है। भ्वादयो धातवः में भूश्च वाश्च भुवौ, इस प्रकार से यहां पर समास इसका होता है कि भूश्च वाश्च भुवौ, भुवौ आदिर ये शामते, तो भूश्च वाश्च भुवौ, ये इस प्रकार से यहां पर इसका समास होता है। आदिश्च आदिश्च आदि, आदिश्च आदिश्च आदि, तो भूश्च वाश्च भुवौ आदिश्च आदिश्च आदि भुवौ आदिर ये शामते भ्वादयः, इस प्रकार से द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास कि भूश्च वाश्च भुवौ, इस प्रकार से यहां पर द्वंद्व समास होता है। भूश्च वाश्च भुवौ आदिश्च आदिश्च आदि, ये द्वंद्व समास है। अब भुवौ आदिर ये शामते भ्वादयः, इस प्रकार से यहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास इसको कहते हैं। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास यहां पर हुआ है। समस्त सूत्र में दो पद हैं, भ्वादयः भी प्रथमांत है और धातवः भी प्रथमांत है, मतलब ये दोनों जो पद हैं भ्वादयः भूवादयो धातवः, दोनों प्रथमांत पद हैं। समास इनका देख लिए, अर्थ भी इनका देख लिए कि ये किस प्रकार से इनका अर्थ घटता है। तो ये क्या है, धातु संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तो ये जो सूत्र है भ्वादयो धातवः, ये धातु संज्ञा का विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है। ये इस प्रकार से इसको समझना। सूत्र क्या कहता है ये समझ ही गए कि क्रियावाचिनो, क्रिया के वाचक जो भू आदि हैं, ये क्या है, भू आदि जो धातुएं हैं वो क्रिया के वाचक होती हैं, क्रिया का वाचन कराती हैं और ये धातु के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार से ये सूत्र का कहना है। अब आगे आते हैं वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम, एक सूत्र आता है जो वृद्धि का विधान करता है। अब वृद्धि विधायक विधि सूत्र है उपसर्गा धृति धातु।
उपसर्गा धृति धातु, ये जो सूत्र है, ये सूत्र वृद्धि विधायक विधि सूत्र है। तो ये सूत्र क्या करता है, वृद्धि विधायक विधि सूत्रम, अर्थात ये सूत्र वृद्धि का विधान करता है। अब वृद्धि का विधान करने वाला ये विधि सूत्र है। तो ये याद रखना कि उपसर्गा धृति धातु, ये सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है या किस संधि का विधान करता है। तो ये संधि का विधान करता है, वृद्धि नामक संधि का विधान करता है उपसर्गा धृति धातु। अब यहां पर जो पद है उपसर्गा धृति धातु, ये पद कौन कौन से हैं। तो एक पद है यहां पर उपसर्गात, एक पद है उपसर्गात, ये दा तक जाएगा। इसके बाद है रीति, और इसके बाद है धातु। इस प्रकार से समस्त सूत्र में 3 पद हैं, उपसर्ग, उपसर्गात, रीति, धातु। उपसर्गात ये पंचम्यंत पद है, तो ये याद रखना। उपसर्गात कैसा पद है, पंचम्यंत, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। रीति सप्तम्यंत पद है, धातु भी क्या है, सप्तम्यंत पद है। तो रीति सप्तम्यंत पद, धातु भी सप्तम्यंत पद, उपसर्गात पंचम्यंत पद, समस्त सूत्र में 3 पद, त्रिपदमिदं सूत्रम। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है अवर्णांताद उपसर्गा ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। अवर्णांता दुपसर्ग, अवर्णांता दुपसर्ग दृकारादौ, अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। अवर्णांता दुपसर्गा दृकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। ये उपसर्गा धृति धातु इस सूत्र की वृत्ति है, अर्थात इस सूत्र का जो संपूर्ण अर्थ है वो इस प्रकार से यहां पर आएगा। यहां पर आद गुण सूत्र से आद की अनुवृत्ति आती है और एक पूर्व पदियो एक सूत्र, उस सूत्र का यहाँ पर अधिकार है। यही सब मिलाकर के अर्थात अनुवृत्ति और अधिकार मिलाकर के ही संपूर्ण सूत्र का अर्थ घटता है। अवर्णांताद उपसर्गात, अवर्णांताद दा हलंत है, ठीक है, ऊ आ जाएगा इसके बाद। तो उपसर्गात यहां भी दा हलंत है, ऋकारादौ, इस प्रकार से यहां पढ़ना है। तो अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। वृद्धि नामक एक आदेश स्यात् मतलब होता है। अवर्णांत उपसर्ग से, इसका अर्थ घटाना, अवर्णांत उपसर्ग से। क्यों ऐसा अर्थ मैंने किया, क्योंकि यहां पर पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति होने से इस प्रकार से मैं इसका अर्थ कर रहा हूं कि अवर्णांत उपसर्ग से, बात समझ में आई, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि, ऋकार आदो मतलब ऋकार, रि आदि में है, आदि मतलब होता है पहले। तो अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में क्या हो, अवर्णांत उपसर्ग हो, अवर्ण अंत में हो ऐसा उपसर्ग, अवर्ण अंत में हो ऐसा उपसर्ग, ये पूर्व पद हो। और बाद वाला पद क्या हो, उत्तर पद क्या हो, ऋकार आदि धातु, अर्थात बाद में जो पद हो उस पद के आदि में रि धातु हो। ऐसी स्थिति पर वृद्धि नामक एक आदेश होता है, अर्थात वृद्धि नामक संधि होती है। इस प्रकार से यह सूत्र यहां पर घटता है। उदाहरण बनता है इसका प्रार्छति। उदाहरण है प्रार्छति। प्रार्छति का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जाता है, रिच्छगतौ धातु है यहां पर।
रिच्छिगतौ धातु है, जाने के अर्थ में धातु होती है, और प्रा लगा है तो इसका मतलब होता अच्छी प्रकार से, गच्छति मतलब जाना, लेकिन जब उसके उसके पहले प्रा उपसर्ग लग जाए तो इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार से जाना, ये इसका अर्थ होता है। तो प्रार्थित मतलब होता है अच्छी प्रकार से जाना। तो यहां पर प्रा धन विच्छति, इस प्रकार से इसका विग्रह बनेगा। प्रा धन विच्छति, इस प्रकार से परार्क्षति का संधि विग्रह बनता है। इसको दिमाग में नोट कर लेना, टेप लेना। प्राधन विच्छति, प्राधन विच्छति, प्रार्क्षति। तो यहां पर होता गया है कि प्राधन विच्छति में आद गुणः सूत्र भी लगता है। मैंने बताया था पहले भी कि आद गुणः जो सूत्र है वो सूत्र उत्सर्ग सूत्र है, उसका क्षेत्र बड़ा है, लगभग वो सभी जगह पहुंचता है जहां भी अचपरे मिलेगा। और यहां भी दिच्छत में जो री है ये अचपरे है, अवर्णांत उपसर्ग अवर्णांत तो मिल ही जाएगा प्रामेया, तो अकार है उससे परे अच है, अच मतलब रिच्छत का री अच में आ जाएगा। आदगुणा सूत्र भी यहां पर आता है, लेकिन उस सूत्र को ये सूत्र मना करता है कि भाई देखो मैंने जो शर्तें रखी हैं वो मेरी शर्तें ही यहां पर पूरी हो रही हैं ठीक से, मैं ही यहां पर पूरी तरह से घट रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं काम करूंगा, तुम यहां पर काम नहीं करोगे। तो अब यहां पर देखो प्राधन दिच्छति में इस सूत्र को घटाओ, उपसर्गा धृति धातु। यहां पर उपसर्गा क्रिया योगे, ये जो सूत्र है उपसर्ग, ये प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो प्रादियों की क्रिया के योग में तो देखो प्रा है ही, प्रा आदि में है, क्रिया रिच्छ धातु है, तो क्रिया का योग है, इसकी उपसर्ग संज्ञा तो होती ही है। और उपसर्ग संज्ञा होने के बाद भूवादयो धातवः कि क्रियावाचनो भूवादयो धातु संज्ञासु, तो रिच्छत की धातु संज्ञा भी होती है कि ये धातु है, क्रिया के वाचक हैं, तो क्रिया के जो वाचक हैं क्रियावाचनों, ऐसे भू आदि, तो भू आदि से आदि शब्द से क्या लेना, रिच्छ धातु भी आ जाएगी, तो इनकी धातु संज्ञा भी हो जाती है। और उसके बाद ये सूत्र जो मेन लीडर है, ये लीडर मेन वहां पर पहुंच जाता है। ये कहता है कि अवर्णांताद उपसर्गात ऋकारादो धातु परे वृद्धि रेखादेशा स्यात्, कि अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत, अवर्णांत मतलब अवर्ण अंत में है ऐसे जिसके, अवर्ण अंत में है जिसके ऐसा जो उपसर्ग, तो प्रा में क्या है आ, प्रा में क्या है आ ये क्या है अंत में है, प्रा आ, तो प्रा क्या है अंत है, तो ऐसा अवर्णांत है, अवर्ण अंत में है ऐसा जो उपसर्ग, तो उपसर्ग प्रा है ही, उपसर्ग संज्ञा उपसर्गा क्रिया योगे, सूत्र से इसकी किए ही है कि भाई ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग के नाम से जाना जाएगा, तो उपसर्ग संज्ञा है ही। तो अवर्णांत उपसर्ग कौन हुआ, प्रा में आ, अर्थात प्रा, इससे ऋकार आदि, ऋकार आदि में है ऐसी धातु, ऐसी धातु, तो रिच्छत में जो री है रिच्छगतौ धातु है, रिच्छगतौ में री आदि में है, आदि मतलब पहले, तो ऐसी धातु के परे परे मतलब बाद में है ही है, फिर क्या होगा, तो फिर हो जाएगा वृद्धि नामक एक आदेश, अर्थात इनके स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि हो जाएगी तो री को वृद्धि क्या होगी, उरण डपरह, इस सूत्र की सहायता से आर, री को वृद्धि, वृद्धि में 3 वर्ण आते हैं आ ऐ औ, लेकिन उरण डपरह सूत्र आता है, वो क्या करता है, रीत तिंस्तः तत्स्थाने यो अण सारपरह संज्ञो प्रवर्तते, रीत इस प्रकार का होता है, तत्स्थाने अर्थात उसके स्थान में होने वाला जो अण वह रपर के रूप में संज्ञो मतलब एक साथ प्रवर्तित होता है। तो यहां पर क्या है, आ है, आ के साथ आर जुड़ जाएगा, तो री के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी, आर। जब री के स्थान पर वृद्धि आर होगी तो बन जाएगा प्रा आर क्षति, इसके बाद क्या बचेगा यहां पर, क्षति, इस प्रकार रहेगा प्रा आर क्षति। अब प्रा आर क्षति जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर इनको क्या कर देना, वर्ण सम्मेलन कर देना, इनको मिला देना, जब इनको मिला दोगे, वर्ण सम्मेलन करोगे, वर्णों को मिलाओगे, तो बन जाएगा प्रार्क्षति। इस प्रकार से प्रार्क्षति प्रयोग को सिद्ध करना, प्रार्क्षति को बना लेना। अपरिच्छति, अपार्क्षति, इस प्रकार से और भी इसको उदाहरण हो सकते हैं, तो इनको देख लेना। आगे चलते हैं, एक पररूप विधायक विधि सूत्र आता है, एंगी पररूपम।
एंग पर रूपम, ये जो सूत्र है एंग पर रूपम, ये पर रूप विधायक विधि सूत्र है। ये क्या करता है? पर रूप, पर रूप का विधान करता है। तो पर रूप का विधान करने वाला ये कैसा है? विधि सूत्र है। संज्ञाचा परिभाषाचा विधिर नियम एवचा अतिदेशो अधिकारश्च सर्वविधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें से एक सूत्र होता है विधि सूत्र, विधान करने वाला सूत्र। तो ये क्या है? विधि सूत्र है। उपसर्गा क्रिया योगे, ये संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं व्याकरण शास्त्र में। एंगी पर रूपम, पर रूप करने वाला विधि सूत्र है। अब पर रूप का मतलब क्या होता है? पर रूप का मतलब, पर मतलब होता है बाद, पर मतलब बाद। अब बाद में जो रूप हो, पर शब्द जैसे संधि 2 शब्दों में हुई, तो 2 शब्दों में जो पर का जो शब्द है, जो बाद का जो शब्द है वो जैसा है, उसी प्रकार से पूर्व का जो शब्द है वो हो जाएगा। तो पूर्व का जो शब्द है वो पर के समान हो जाएगा, इसको कहते हैं पर रूप। ये कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? एंगी पर रूपम, ये कि भाई पूर्व में तुम भले कैसे थे, लेकिन अब तुम मेरे जैसे हो जाओगे, अर्थात पर में जो वर्ण है उसी के जैसे हो जाओगे, ऐसा ये पर शब्द कह रहा है। आदुपसर्गा देंगादौ, इसकी वृत्ति है आदुपसर्गा देंगादौ धातु परे पर रूप मेकादेशः स्यात्। ये इसकी वृत्ति है, मतलब इसका संपूर्ण अर्थ है एंग पर रूपम का। आदुपसर्गा देंगादौ धातु परे पर रूप मेकादेशः स्यात्। एंगी पर रूपम, एंगी सप्तम्यंत पद है, यहां पर पदच्छेद कर लेना। एंगी सप्तम्यंत अर्थात इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है, सप्तमी का भी एक वचन है। एंगी सप्तम्यंत है, पर रूपम प्रथमांत है, अर्थात पर रूपम में प्रथमा विभक्ति हुई है। ठीक है, तो एंगी क्या है? सप्तम्यंत है, और पर रूपम क्या है? प्रथमा है। यहां पर आदगुण सूत्र की अनुवृत्ति आती है, आदगुण से आत इस पद की अनुवृत्ति आती है। एक पूर्व पदयोः, एक सूत्र है, उस सूत्र का यहां पर अधिकार है, और उपसर्गादृति धातु से उपसर्गात की अनुवृत्ति आती है। तो देखो एंगी पर रूपम में कहीं भी उपसर्ग नहीं है, अब वृत्ति में उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग कहां से आ गया? तो जो पूर्व का सूत्र है उपसर्गादृति धातु, उस सूत्र से ही उपसर्गात की अनुवृत्ति आती है, वहां से उपसर्गादृत धातु इस सूत्र से उपसर्ग ले लिया जाता है, इसीलिए वृत्ति में यहां पर उपसर्गात ऐसा लिखा हुआ है, जो कि सूत्र में नहीं है। ठीक है, तो इस अनुवृत्ति अधिकार भी समझते चलना, तभी सूत्र का संपूर्ण अर्थ घटता है। इस सूत्र कहना क्या चाहता है? एंगी पर रूपम जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है आदुपसर्गात एंगादौ, इसको अलग अलग करना, दा तक आएगा। आदुपसर्गात, ये दा हलंत हो जाएगा, ए बचेगा, तो एंगादौ, इस प्रकार से इसको पढ़ना। आदुपसर्गात एंगादौ धातु परे पर रूप मेकादेशः स्यात्। इसका मतलब यह होता है आदुपसर्गात मतलब अवर्णांत उपसर्ग से। मैंने यह अर्थ क्यों किया अवर्णांत उपसर्ग से? क्योंकि यहां पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति होने से मैंने यह अर्थ किया कि अवर्णांत उपसर्ग से एंगादौ धातु परे, यहां तक जाना। ये जो एंगी है, एंगी क्या है? एंगी धातु, एंग प्रत्याहार आदि में है जिसके, ऐसी जो धातु, एंगादौ से क्या ले लेना? एंग प्रत्याहार, अर्थात ए ओ, दो वर्ण आ जाएंगे। एंग से क्या आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा ए, दूसरा आ जाएगा ओ, ए ओंग, ये सूत्र है। इस सूत्र में दो वर्ण ए ओ, ये एंग आदि, आदि मतलब होता है पहले, आदि मतलब पहले। अब पहले क्या हो? धातु, ऐसी धातु
जिसके आदि में एंग प्रत्याहार अर्थात ए या ओ इनमें से कोई एक वर्ण हो, पहले हो, ऐसी धातु के परे मतलब बाद में होने पर पररूप नामक एक आदेश होता है, अर्थात पर में जो वर्ण होगा उसी वर्ण के साथ पूर्व वाला वर्ण जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो आदुपसर्गात से क्या ले लेना कि अवर्णांत उपसर्ग, और अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो, पूर्व वाला जो पद हो वो क्या हो, अवर्णांत हो और उपसर्ग भी हो। पर में क्या हो, एंगादि धातु हो, एंगादि से ए ओ ये दो वर्ण आदि पहले हो, ऐसी कोई धातु, ऐसे स्थान पर पररूप नामक एक आदेश होगा। इस प्रकार से यह सूत्र कहना चाहता है कहां पर घटेगा यह सूत्र, तो उसके लिए प्रयोग आता है प्रेजते। एक उदाहरण है प्रेजते, दूसरा उदाहरण है उपोषति। प्रेजते उपोषति, एक चीज ये याद रखना कि यहां पर प्रेजते उपोषति, यहां पर आद गुण से गुण की भी प्राप्ति होती है। आद गुण से गुण नामक एक आदेश की प्राप्ति होती है, अर्थात यहां पर गुण भी होता है, क्योंकि यहां पर जो विग्रह करते हैं इसका प्रा प्लस एजते, उपोषति उप प्लस ओषति, यह इसका विग्रह बनता है। यहां पर आद गुण से गुण की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि आद गुण जो सूत्र कहता है वो यहां पर शर्तें घट रही हैं कि अवर्ण से अच परे रहने पर अवर्ण हो जाएगा प्रा में आ, उप में पकार उत्तरवर्ती यकार, ये अवर्ण है। अच परे है एजते का ए, उपोषति का ओ, ये अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो आद गुण इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र से गुण की भी प्राप्ति होती है। उसको बाधता है कौन, वृद्धि रेची। आद गुण को बाधता है, क्योंकि आद गुण क्या सामान्य सूत्र है, उत्सर्ग सूत्र है, ये क्या है उसका अपवाद है वृद्धि रेची आद गुण का। तो आद गुण का क्षेत्र बड़ा है, इसका क्षेत्र छोटा है, इसने किसको बाध दिया, आद गुण को। भाई तुम सभी जगह कार्य करते हो, कोई जगह मेरे लिए छोड़ दो। तो वृद्धि रेची ने आद गुण को बाध दिया, और वृद्धि रेची को भी बाध करके एंगी पर रूपम आ गया। ये इन दोनों से बड़ा गुरु है, छोटे गुरु, इनके बाद बड़े गुरु, और ये परमेष्ठी गुरु। तो ये एंगी पर रूपम क्या है, ये परमेष्ठी गुरु सबसे बड़े गुरु हैं। इन्होंने दोनों को बाध दिया, दोनों को रोक दिया कि तुम रुको, मैं यहां पर काम करूंगा। तो प्रेजते प्राधन एजते उपधन ओषति, इस प्रकार से यहां पर इसका विग्रह होता है। दोनों सूत्र काम कर रहे थे, दोनों को इसने बाध दिया, मतलब एक तरह से रोक दिया कि भाई तुम काम मत करो, यहां पर तुम बहुत काम कर लिए, बहुत जगह तुम ठेका लिए, अब कुछ मुझे काम कर लेने दो, कुछ जगह मेरे लिए जो मैं काम करना चाहता हूं वो भी काम कुछ जगह हो जाए। एंगी पर रूपम कहता है आदुपसर्गात, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे हो, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे हो। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां अवर्णांत उपसर्ग है और उससे एंगादि धातु परे है, तो वो जगह है प्रेजते। प्रेजते में विग्रह किए प्रा प्लस एजते, प्रा धन एजते। तो प्रा में देखो ये जो प्रा है ये क्या है, प्रा में आ है, उप में आ है, उप में पकारोत्तरवर्ती आ है, प्रा में भी क्या है आ है। और ये जो आ है ये क्या है, अवर्णांत है, अवर्ण अंत में है, और क्या है उपसर्ग भी है। इनकी उपसर्ग संज्ञा किए हैं किससे, उपसर्गाह क्रिया योगे से। तो उपसर्गाह क्रिया योगे सूत्र से उपसर्ग संज्ञा इनकी किए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अवर्णांत उपसर्ग हो जाएंगे, प्रा और उप। बात समझ में आई कि प्रा और उप क्या है,
अवर्णांत उपसर्ग हैं। इन अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु, ऐसी धातु जिसमें एंग मतलब ए और ओ ये दो वर्ण हो, ऐसी एंगादि धातु कौन है? ए, एजते और उपोषति। तो एंग आदि में है ही, अर्थात ए और ओ आदि मतलब पहले है ही। ये धातु भी है, एज्र कंपने धातु है, समझ आया? एज्र कंपने धातु है, तो ये धातु भी है। ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगा कि पररूप नामक एक आदेश होगा। पररूप नामक क्या हो जाएगा? एक आदेश होगा। तो पररूप में क्या है कि पररूप मतलब जो बाद का जो रूप है उसी के साथ पूर्व वाला वर्ण मिल जाएगा। तो पूर्व में क्या है? आ, उप में आ या पर में क्या है? एजते का ए, उपोषति का ओ। तो ये ए के साथ ही ये मिल जाएंगे, यहां के जो आ हैं ये ए के साथ मिल जाएंगे। तो जब ए के साथ मिल जाएंगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा? प्रेजते उपोषति। केवल इतना करना है, यहां पर इनको मिला देना है पर के साथ। तो प्रेजते उपोषति, इस प्रकार से ये प्रयोग यहां पर सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है। प्राएशयति प्रेषयति, अब एजते अवेजते, इस प्रकार प्राओषति प्रोषति, इस प्रकार से भी अन्य उदाहरण भी इसके सिद्ध हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सूत्र आता है अचो अंत्यादि टी। अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी ये सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है? टी संज्ञा का विधान। अचोन्त्यादि टी क्या करता है? ये जो टी है ना, अचो अंत्यादि टी, ये जो टी है ये क्या है? संज्ञा। तो टी एक संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। टी क्या है? संज्ञा। अर्थात ये जो सूत्र है टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। टी संज्ञा करने वाला सूत्र, टी संज्ञा का विधान करता है ये सूत्र। और टी संज्ञा होती किसकी है? टी संज्ञा होती है, इसके लिए सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, अलग अलग पढ़ोगे तो अचह अंत्यादि टी, इस प्रकार से आएगा एक साथ अचो अंत्यादि टी। इसकी वृत्ति में लिखा है अचाम मध्य यो अंत्य। अचाम मध्ये यो अंत्य सा आदिर यस्य तट्टी संज्ञः स्यात्। तट्टी संज्ञम स्यात्। अचाम मध्य यो अंत्यः सा आदिर यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। इस प्रकार से यह सूत्र की वृत्ति है। ठीक है। अचो अंत्यादि टी, अचह अंत्यादि टी, ये जो सूत्र है यहां पर अचह अंत्यादि टी में अचह षष्ठ्यंत पद है। ये जो अचह है, अचह क्या है? षष्ठ्यंत। और षष्ठी का भी क्या है? बहुवचनांत, इसलिए यहां पर दिया अचाम। अंत्यादि प्रथमांत पद है, टी भी प्रथमांत पद है। अचह षष्ठ्यंत पद, षष्ठी का बहुवचनांत, टी अंत्यादि प्रथमांत,
और टी भी क्या है, प्रथमांत सूत्र है, अर्थात समस्त सूत्र में 3 पद हैं, तो इस प्रकार से इसका पदच्छेद कर लेना। अचो अंत्यादि में एक शब्द है अंत्यादि, अंत्यादि मतलब अंत, जो अचों के मध्य में जो अंत अच, अंत्यादि से क्या लेना, जो अचों के मध्य में जो अंत अच, तो अंते भवः अंत्यः, अंते भवः अंत्यः, अंतः आदिर यस् सा अंत्यादि, अंते भवः अंत्यः, अंत्य आदिर यस्य सा अंतादि, इस प्रकार से यहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो अंत्यादि में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है अंते भवः अंत्यः, अंत आदिर यस्य सा अंत्यादि, तो अंते भवः अंत्यः, अंत आदिर यस्य सा अंत्यादि, इस प्रकार से यहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से यह समझना। अचः में जो षष्ठी विभक्ति है, अचः में यहां पर षष्ठी का एक वचन है, यहां पर अचाम ये बहुवचन में प्रयोग है, तो अचः में षष्ठी का एक वचन है, तो यहां पर जो षष्ठी का जो एक वचन है, एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, ये सूत्र है, ये कारक में सूत्र है, सिद्धांत के कारक में ये सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च मतलब जहां से निर्धारण किया जाए, निश्चय किया जाए, किसी को अलग किया जाए, उस अर्थ में यहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र के द्वारा यहां पर अचः में निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। यह विशेष बात है, इस बात को समझना कि अचो अंत्यादि टी में अचः में जो षष्ठी है, यह किस अर्थ में षष्ठी है या किस सूत्र से यहां पर षष्ठी है, तो यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। जैसे नराणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, नृपाणाम नृणाम, इस प्रकार से बनेगा, नृणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, अर्थात नृणाम मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जैसे मान लो बहुत सारे मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में कोई ब्राह्मण है, तो उसको ब्राह्मण को अलग करना है अन्य पूरे लोगों से, तो यहां पर क्या होगा कि यतश्च निर्धारणम ये सूत्र आएगा, ये निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति करेगा कि निर्णाम ब्राह्मण श्रेष्ठ, अर्थात नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी अर्थ में यहां पर भी उसी सूत्र से अचो में अचः में षष्ठी विभक्ति हुई है, इस प्रकार से यहां पर समझना है। अंते भव, अंत्य का समास तो देख ही लिए कि अंते भव अंत्य सा आदर्यस्य तत्स्वरूपम, तत् अंत्यादि बहुव्रीहि समास होता है यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र तो घट गया कि ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र में जो पदच्छेद हैं या जो समास हैं, तो इस प्रकार से हमने पदच्छेद और समास को घटाया। अब ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र के बनाने का प्रयोजन क्या है, तो ये बनाने का प्रयोजन ये है कि यहां पर इस सूत्र की वृत्ति है अचाम मध्य यो अंत्यः, अचाम मध्य यो अंत्यः सा आदिर यस्य तत् टी संयम स्यात्। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लेना कि ये सूत्र टी संज्ञा का विधान करता है, अचो अंत्यादि टी संज्ञा करता है, और किसकी टी संज्ञा होती है, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनकी टी संज्ञा होगी, टी के नाम से जाने जाएंगे, तो उसके लिए यहां पर वृत्ति देखो अचाम मध्य, अचाम मध्य, अचाम मध्य मतलब अचों के मध्य में, अचाम मध्य शब्द से क्या अर्थ घटाना है कि अचों के मध्य में, मतलब कि कोई समुदाय है शब्दों का, और उस शब्द समुदाय में जो वर्ण है वो अच है, जो वर्ण है वो क्या है, अच है, और उन्हीं अचों के मध्य में ऐसा अच जो अंत में है, तो अचाम मध्य अचों के मध्य में यो अंत्य, अर्थात जो अंत में है, अचों के मध्य में अचों का पूरा समुदाय है, और उस समुदाय में ऐसा अच जो अंत में है, तो अचाम मध्य यो अंत्य, यो मतलब जो, अंत्य मतलब अंत में है, सा आदिर यस वह आदि में है जिसके, अचों के मध्य में जो अंत अच, और सा मतलब वह आदिर यस, यस आदि मतलब जिसके आदि में है,
उस वर्ण की तत् टी संज्ञम स्यात्, उसकी टी संज्ञा होती है। तत् मतलब उसकी टी संज्ञम स्यात् मतलब टी संज्ञा होती है। तत् टी संज्ञम स्यात्, इसको अलग करोगे तो यहां पर इस प्रकार बनेगा तत् टी, तत् मतलब उसकी टी संज्ञा होती है। पर के संयोग से यहां पर तकार को टकार हो जाता है, तट्टी, इस प्रकार से तट्टी इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, तो अचों के मध्य में जो अंत अच वह आदि में है जिसके, ऐसा जो वर्ण उसकी क्या होती है, टी संज्ञा होती है। इस प्रकार से ये जो सूत्र है अचो अंत्यादि टी, ये सूत्र इस प्रकार से अर्थ यहां पर करता है। अब यहां पर जैसे मान लो कि ऐसा कौन सा समुदाय है, जैसे उदाहरण कुछ देखें, जैसे मान लो एक शब्द है ज्ञान, इसी प्रकार से एक शब्द है मनस, ज्ञान है मनस है। यहां पर जैसे मान लो ज्ञान शब्द है, तो ज्ञान में अच क्या है, तो ज्ञा आ ना आ, ज्ञान में ज्ञा में गका ज्ञा मतलब ज्ञा में जो आ है, ना में जो आ है, ये क्या है, अच है। अचाम मध्य, अचों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अंतिम अच कौन हो जाएगा, ना में जो आ है, ना में जो आ है, इस ना में जो आ है ये हो जाएगा अंतिम अच। ठीक है, ये जो अंतिम अच है इसी की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी, इसी की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा। इसी तरह से मनस में अचों के मध्य में तो अच कौन हो जाएगा, मा में आ, ना में आ, ये दो ही अच है यहां पर, मा में आ, ना में आ, सा क्या है, हलंत व्यंजन है। तो एक चीज ये समझना कि यदि कोई ऐसा शब्द है जिसमें केवल एक ही अच है, ऐसा शब्द जिसमें केवल एक ही अच है, तो फिर आप उसे कैसे घटाओगे कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच, क्योंकि उसमें तो एक ही अच है, तो फिर अचों के मध्य में अंतिम अच ये कैसे घटेगा। तो ये यहां पर इस प्रकार समझना कि यदि ऐसा कोई शब्द जिसमें एक ही अच है, तो ये याद रखना कि वही अपने आदि में है, वही अपने मध्य में है, वही अपने अंत में है, अर्थात उसी अच को आदि भी माना जाएगा, उसी अच को मध्य भी माना जाएगा, उसी अच को अंत भी माना जाएगा, और उसी अच की टी संज्ञा भी हो जाएगी। ये याद रखना। यथा देवदत्तस्य एक एव पुत्रः सा एव ज्येष्ठः सा एव मध्यमः सा एव कनिष्ठः। इसका मतलब यह होता है कि कोई बालक है जिसका नाम देवदत्त है, और वो अपने पिता का एक ही पुत्र है, अपने पिता का वो एक ही पुत्र है। अब उसको आप ज्येष्ठ कहो कि मध्यम कहो कि कनिष्ठ कहो, कुछ भी कहो, वो बड़ा भी होगा, वो छोटा भी होगा, और वही मध्यम भी होगा। ये तीनों उसी में घट जाएंगे, क्योंकि उसी को आप छोटा भी कह सकते हो, उसी को बड़ा भी कह सकते हो, उसी को मध्यम भी कह सकते हो, क्योंकि एक ही है, दूसरा तो है नहीं कोई। उसी प्रकार से जहां पर एक अच होगा, उस अच को आप मध्य भी कह सकते हो, और कनिष्ठ भी कह सकते हो, और उसको क्या कह सकते हो, अंत भी कह सकते हो। तो वही आदि होगा, वही मध्य होगा, वही कनिष्ठ होगा। लेकिन मान लो कि जहां पर बहुत सारे अच हैं, उसमें जो अंतिम अच है, और वो उसके बाद यदि कोई एक चीज ये याद रखना कि वह आदि में है जिसके, यहां एक पद है कि अचों के मध्य में जो अंत अच सा आदिर यस्य, और यस्य मतलब वह आदि में है जिसके, यदि मान लो कि वह अच यदि किसी वर्ण के आदि में हो, तो उसको लेकर ही टी संज्ञा होती है, उस वर्ण को लेकर ही टी संज्ञा होती है, उस वर्ण को छोड़ करके टी संज्ञा नहीं होती। ये इस प्रकार से याद रखना है। जैसे कि मनस शब्द मैंने यहां पर लिखा, मनस शब्द में जो अच है, अचों का जो समुदाय है, मा में आ, ना में आ, पर में क्या है, इसके बाद क्या है, व्यंजन है अर्थात सा है। तो अचों के मध्य में जो अंतिम अच कौन हो जाएगा, नकारोत्तरवर्ती आ, नकारोत्तरवर्ती आकार। अब वो आदि में है जिसके, तो किसके आदि मतलब पहले है, तो साके आदि में है, किसके आदि में है, साके आदि में है। तो अब टी संज्ञा किस वर्ण की होगी, तो टी संज्ञा किसकी होगी, ना में जो आ है इसकी तो होगी, साथ में अस को लेकर आएगा, तो अर्थात मनस में अस इस भाग की टी संज्ञा होगी। ये याद रखना, बस समझ में आई कि टी संज्ञा किसकी होगी, अस इस भाग की टी संज्ञा होगी। इस प्रकार से यहां पर समझना। यहां पर एक वार्तिक आता है, सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम।
सकंधवा दिशु पररूपम वाच्यम। सकंधवा दिशु पररूपम वाच्यम, ये एक वार्तिक है। ये वार्तिक अचोन्त्यादिति इस सूत्र में आता है। ये कहता है कि सकंधवा दिशु, सकंधवा दिशु का है, सकंधु आदिशु सप्तम्यंत पद है सकंधवा दिशु। तो सकंधवा दिशु सप्तम्यंत पद है, और ये सकंधवा दिशु कहने से क्या होता है कि एक गण है जिसका नाम है सकंधु। सकंधु क्या है? एक गण है। जैसे क्या होता है कि व्याकरण में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को अलग अलग कहना संभव नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अलग अलग, बहुत सारे शब्द हैं, अब उनको अलग अलग सूत्रों में नहीं रख सकते। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि कुछ गण सूत्र बनाए और उस गण के अंतर्गत बहुत सारे शब्दों को रख दिया। उसको आकृति गण भी कहते हैं, कि मतलब आकृति को देख करके कि एक जैसे आकृति लग रही है इन शब्दों की, तो वो आकृति गण मान करके उन सारे शब्दों को एक गण में रख दो कि ये आकृति गण है। और उस आकृति गण को कहने से, या उस जो आकृति गण में जो पहला जो शब्द है उस एक शब्द के कहने से सारे शब्दों का बोध हो जाएगा। कि एक आप कह दो कि ये शब्द है जो पहला शब्द है, और उसका यदि आप नाम ले लोगे तो बाकी जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों का बोध होगा। जैसे सकंधु एक गण है, उस गण में उस गण का जो पहला शब्द है वो शब्द सकंधु ही है। सकंधु जो गण है उस गण का पहला शब्द कौन है? सकंधु। उसी के नाम से उस गण का पूरा नाम रख दिया। अब उस गण के अंदर जितने भी शब्द आएंगे वो सारे शब्द सकंधवादी सकंधु गण में जाने जाएंगे। तो सकंधवादिशु, ऐसे जो सकंधु आदि गण में पठित जो शब्द हैं उनमें पररूपम अर्थात पररूप कहना चाहिए। वाच्यम मतलब होता है कहना चाहिए। तो सकंधु आदि गणों में क्या कहना चाहिए? क्या वाच्यम मतलब कहना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? तो पररूपम अर्थात पररूप कहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूत्र, ये जो वार्तिक है, ये पररूप करने वाला ये वार्तिक है। ये भी पर के समान जो रूप होता है वैसे ही कर देता है। परवर्ण का जो रूप होगा वही ये कर देता है। तो सकंधु आदि गण में जो टी संज्ञक, एक चीज समझना कि सकंधु आदि गण में पररूप किसका होगा? तो पररूप उसका होगा जो टी संज्ञक होगा। जिसकी आपने टी संज्ञा किया है वही पररूप होगा, उसी का पररूप करना है। तो सकंधु आदि गण में जो पररूप है, जो टी संज्ञक है, उसी का क्या कर देना? पररूप। इसीलिए सूत्र में ये जो वार्तिक है सकंधवाद उस पर रूपम वाच्यम, इसके बाद देखोगे तो यहां पर लिखा तच्चटे। तच्चटे, तच्च मतलब उसकी, वह जो टी है उसी के स्थान पर पररूप कहना है। तो जो टी है उसी के स्थान पर क्या करना है? पररूप। तो सकंधु करकंधु, यहां पर उदाहरण इसके बनते हैं। शकंधु, सकंधु करकंधु, ये दो उदाहरण हैं। सकंधु का जो संधि विग्रह है शक प्लस अंधु। शकंधु विसर्ग भी लगा सकते हो, मैंने बिना विसर्ग लगा ही कर दिया। तो सकंधु करकंधु, शक धन अंधु लगा देता हूं, और करकंधु का बन जाएगा कर्क धन अंधु। इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। शक धन अंधु, कर्क धन अंधु, अचो इत्यादि टी सूत्र आएगा। यह सूत्र कहता है अचों के मध्य में जो अंत अच वह आदि में है जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में अंत अच कौन हुआ? तो यहां पर देखना, ये जो शक है तो शक में सा में आ, का में आ, कर्क में का में आ, का में आ। ठीक है, सा में आ, का में आ, ये हो जाएगा पूरा अच समुदाय। इस अच समुदाय के अंत जो अंतिम जो अच है कौन? का में आ। तो अंत अच कौन हो जाएगा? का में आ। इसी तरह से यहां पर करकंधु में का में आ, यही अंतिम अच है, इसी की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा, अर्थात ये टी के नाम से जाना जाएगा। जब इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा होने से यहां पर
एक चीज आती है, यद्यपि यहाँ पर आद गुणा सूत्र की प्रवृत्ति होती है, मतलब यहाँ पर आद गुणा सूत्र भी लगता है, वो जो सूत्र कहता है अवर्ण से अच परे रहने पर, वो सूत्र यहाँ पर घटता है, तो आद गुणा सूत्र भी यहाँ पर लगता है। आद गुणा सूत्र को बांधता है अकः सवर्णे दीर्घ, ये याद रखना, आद गुणा सूत्र यहाँ पर लगता है, उस सूत्र को बांधता है अकः सवर्णे दीर्घ, क्योंकि वो जो सूत्र कहता है ना कि अक से सवर्णी अच परे रहने पर, अकः सवर्णेच परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेशा स्यात्, अर्थात अक से सवर्णी यच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ नामक एकादेश होता है, तो अक हो जाएगा सक में ककार उत्तरवर्ती आकार, कर्क में ककार उत्तरवर्ती आकार, और उससे अंधु का आ, ये सवर्णी यच है, तो अकः सवर्णी दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ भी हो रहा था, लेकिन उसको बाध करके सगंधवादुष पर रूपम वाच्यम ये वार्तिक आया, इसने क्या कर दिया, पररूप कर दिया। तो आप समझिए गए कि टी संज्ञा कौन हो जाएगा, सक में ककार उत्तरवर्ती आकार, कर्क में ककार उत्तरवर्ती आकार, इसकी टी संज्ञा होगी, तो इस ये जो टी संज्ञा होगी तो सकंधवादुष पर रूपम वाच्यम ये वार्तिक आ जाएगा। ये जो शब्द हैं सकंधु करकंधु, ये सकंधु आदि गण में पठित शब्द हैं, आकृति गण है ये। ये पठित होने के कारण क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, अर्थात पर में जो रूप है वैसे ही रूप हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना यहाँ। तो पर में जो रूप है, पर में क्या है, आ, अंधु का आ, अर्थात जो पूर्व वाला वर्ण है इसी के समान हो जाएगा। जब इसी के समान हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा सकंधु करकंधु। इस प्रकार से यहां पर समझना है। इसी प्रकार सकंधु करकंधु के जैसे ही यहां पर एक उदाहरण बनता है मनीषा। इसी का एक उदाहरण है मनीषा, हलीसा। ये जो हलीसा है ये सिद्धांत कौमुदी में बनता है, यहां पर नहीं है लक्ष्य सिद्धांत में, ठीक है, सिद्धांत में है। मनीषा, हलीशा, लांगलीशा, इस प्रकार से एक उदाहरण और बनता पतंजलि। पतंजलि, मनीषा, हलीशा, पतंजलि, लांगलीशा, ठीक है, सारंग, सारंगः, ये सारे उदाहरण इसी सूत्र से घटते हैं। सारंगः सिद्धांत कौमुदी में है, 5-6 उदाहरण इसके। मनीषा का जो संधि विग्रह होगा मनस प्लस ईसा, हलीशा हलस प्लस ईसा, पतंजलि पतत प्लस अंजलि। अब यहां पर देखो, मनीषा मनस धन ईसा, हलीसा हलस धन ईशा, पतंजलि पतत प्लस अंजलि, अचो अंत्यादि टी सूत्र आएगा। यह सूत्र कहता है अचाम मध्य यो अंत्य, अच हो जाएगा यहां पर मा में आ, ना में आ, हा में आ, ला में आ, पा में आ, ता में आ, तीनों के एक साथ लगाना, तो यह हो जाएगा अच समुदाय। अच समुदाय के अंत में अचों के मध्य में जो अंतिम अच कौन हो जाएगा, ना में आ, ला में आ, ता में आ, ये हो जाएगा अंतिम अच। और वह आदि में है जिसके सा आदिर यस, तो ये किसके आदि में है, सा के आदि में है। सा और ता इनके क्या है, आदि मतलब पहले है वो अच, तो क्या हो जाएगी टी संज्ञा। तो टी संज्ञा क्या होगी, आ के साथ, ठीक है, सभी आ जाएगा। तो यहां पर मनस, हलस और पतत में जो टी संज्ञा होगी, तो मनस में टी संज्ञा हो जाएगी अस की, हलस में भी टी संज्ञा किसकी हो जाएगी, अस की, पतत में टी संज्ञा हो जाएगी अत की, पतत में किसकी होगी, अत की। ये टी संज्ञक भाग हो जाएंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आजकल के जो एंट्रेंस होते हैं वो एंट्रेंस में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि टी संज्ञा इसमें किस किस वर्ण की होती है, तो टी संज्ञा को पकड़ के रखना। और टी संज्ञा मतलब पेड़ को नहीं पकड़ के रखोगे, ट्री संज्ञा है, यदि पेड़ों को पकड़ के नहीं रखोगे तो तुम भी बचोगे नहीं। तो पेड़ों को पकड़ के रखो, पेड़ों को बचा के रखो, ठीक है, तुम हो, पेड़ है तो तुम हो, ये चीज याद रखना। तो यही है कि टी संज्ञा पकड़ के रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से टी संज्ञा होगी, और
सकंधवाद उष्पर रूपम वाच्यम, वो वार्तिक आएगा। सकंधवादी गण में ये फटे शब्द हैं, वहीं पर पढ़े गए हैं। इनका क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तो पर के समान जो रूप है, पर में क्या है, ईसा, ईशा, अंजलि, इन्हीं के साथ ये वर्ण मिल जाएगा। जब इन्हीं के साथ वर्ण मिल जाएगा तो बन जाएगा पतंजलि। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर समझना है। फिर एक और यहां पर शब्द आता है मारतंडा। तो मारतंडा, ये शब्द ये भी पढ़ा गया सकंधवादी गण में। मारतंडा, इसका जो संधि विग्रह बनेगा मृत धन अंडह, इस प्रकार से यहां बनेगा मृत धन अंडह। अमृत अंडह में यहां पर भी टी संज्ञा तकारोत्तर प्रति अकार की, और टी संज्ञा होने से यहां पर भी क्या हो जाएगा, सकंधवा दुष्पर रूपम वाच्यम से पर रूप हो जाएगा, बन जाएगा मृतंड। इसके बाद यहां पर मृतंडे भवः मारतंडः, इस प्रकार से यहां पर भव अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो मृतंडे भवः मृतंडः, इस प्रकार से यहां पर समझना है। मारतंडः मृतंडे भव, मृतंड में जो होने वाला, तो मृतंडे भवः मारतंडः तत्र भवः, इस सूत्र से यहां पर अण प्रत्यय होता है। तद्धिते स्वचमादेश आदि वृद्धि। और एक तस्य पत्यम मृतंडो, मृतंडस्य अपत्यम मारतंडः, तो मृतंडस्य अपत्यम मारतंडः, इस प्रकार से यहां पर अपत्य अर्थ में भी यहां पर तस्य अपत्यम से अण प्रत्यय होता है। तो मृतंडस्य अपत्यम मारतंडः, यहां पर अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। तो इस प्रकार से ये मारतंडः प्रयोग सिद्ध होता है। तो आज की कक्षा को फिर यहीं पर विराम करते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसी के साथ फिर यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।